नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 23 जनवरी से 5 फरवरी। एक्चुअल कुछ कारणवश एक वीक करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हो पाई, तो 2 वीक के करंट अफेयर्स की क्लास को एक के बाद एक दो वीडियो में, ये पार्ट वन है। सेम एक वीडियो आपको 2 दिन के बाद मिलेगा पार्ट टू का, उसमें कवर करेंगे जिससे कि जो आपके रिदम है वो कंटिन्यू बनी रहे। तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं कि कुछ कारणवश थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी कोई चुनौती थी, इसके कारण वो क्लास में नहीं पाया। इसलिए अभी स्थिति ठीक है, तो फिर से आप जो है वो रिज्यूम करी है आपके लिए क्लास करंट अफेयर्स की। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके कारण ये है कि ये जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं ये सब्जेक्ट से आपको जोड़ेंगी। ये आपको पढ़ने में ये भी चीज़ सिखाएंगी कि हमको पढ़ना कैसे, किस अप्रोच में पढ़ना है, उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको देंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है मध्य प्रदेश। आप जिस राज्य के हैं उस राज्य से भी जोड़कर हम इसको देखेंगे। बाकी एमपी के बच्चे ज़्यादा फोकस करते हैं इस मेरे वीडियोस को, इसके कारण मैंने उसको लेकर ये बनाया कि मध्य प्रदेश के पद्मश्री दो पुरस्कार 2026 विजेताओं और उनके क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही सम्मिलित नहीं है। अब देखो, पहले तो ये मतलब जैसे श्री भगवान दास रैगवार खेल, श्री कैलाश चंद पंत साहित्य और शिक्षा, मोहन नागर समाज सेवा सेवा और नारायण व्यास समाज सेवा। इसका आंसर है डी। डी जो है वो एग्जैक्टली गलत है। ठीक है, अब ये जो डी गलत है वो क्यों गलत है उसको समझिए। पहले तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम पद्मश्री की बात करें तो ये जरूर देखें कि वो जो अवार्ड मिला है वो किस फील्ड में मिला है। जैसे भगवान दास रैकवार आपको दिख रहा है, अब वो बुंदेली मार्शल आर्ट के जाने माने पर्सनालिटी दिख रहा है ना, कि बुंदेली युद्ध कला के लिए। लेकिन ये बुंदेली युद्ध कला है, तो आप आर्ट में मत समझ लेना कि आर्ट के फील्ड में दिया, उनको स्पोर्ट के लिए अवार्ड मिला है। यानी अगर हम फील्ड की बात करेंगे तो स्पोर्ट आएगा। तो जैसे श्री नारायण व्यास लिखा है तो उसमें जो फील्ड दी है वो अदर आर्कियोलॉजी दी है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल प्रेस रिलीज। पद्मश्री के बारे में 5-6 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो आप एग्जाम में याद रखिए। नंबर वन, कि जैसे इस साल जो टोटल पद्मश्री 2026 में दिए गए वो 131 पद्म अवार्ड दिए गए। नियम ये कहता है कि आप एक साल में अधिकतम 120 लोगों को पद्म अवार्ड दे सकते हो, यानी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण, इसको टोटल मिला लिया जाए तो हमारा कुल नंबर आए 120। फिर ये 131 कैसे आ गया? तो इसमें दो चीजें शामिल होती, मरणोपरांत और विदेशी नागरिक। कोई अगर फॉरेनर है उसको हमने अवार्ड दिया है पद्म अवार्ड, वो इस 120 की लिस्ट में शामिल नहीं होगा। किसी को मरणोपरांत दिया गया है वो इसकी 120 की लिस्ट में शामिल नहीं होगा। इनको अगर जोड़ दें तो वो फिगर 120 से ऊपर जा सकता है, तो इसमें ये फिगर उस नजरिए से 131, ये अपने को याद रख। दूसरा कि जब भी आप पद्म अवार्ड को पढ़ें तो उसमें जो जानी मानी हस्तियां हैं उनके फील्ड जरूर पढ़ें, और जिस स्टेट को आप बिलोंग कर रहे हो वहां पर वो किस जगह से है, मतलब भोपाल, इंदौर या कहीं और से, वहां से आप जरूर पढ़े। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा ना धर्मेंद्र सिंह देओल, तो आपको वो दिख रहा है आर्ट, लेकिन स्टेट में क्या लिखा हुआ है महाराष्ट्र। अब पता चले आप पंजाब चले गए धर्मेंद्र के लिए, तो गड़बड़ हो गई कि उन्होंने कहा साहब वो पंजाबी जट पंजाब थे, तो पंजाब से तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे जब आप लिस्ट में जाते हो पद्म अवार्ड की, तो हर साल के पद्म विभूषण तो आपको पढ़ने ही, क्योंकि ना के बराबर लोगों को मिलते हैं, है ना, तो वो पद्म विभूषण पढ़ना। पद्म भूषण में भी ऐसे लोगों के नाम जरूर याद रखिए जिनको मरणोपरांत दिए गए। फॉर एग्जाम्पल श्री पीयूष पांडे, इस क्लास में ऑलमोस्ट हर बच्चा जानता होगा कि भारत में विज्ञापन जगत को पहचान दिलाने में अगर किसी एक का सबसे ऊपर नाम लिया जाए तो पीयूष पांडे का नाम उसमें सबसे ऊपर आता है। ठीक है, तो वो मरणोपरांत में जैसे एक ये नाम याद रखना है, या शिबू सोरेन बहुत जानी मानी हस्ती थे मरणोपरांत, तो वो नाम आपको याद रखना है। दूसरा पद्मश्री, जैसे यहाँ पर टोटल 113 पद्मश्री है, तो वो आप अपने राज्य के अंदर दो चीजें याद रखो, वो कहाँ से हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टेट नहीं देखना क्योंकि वो तो आपके राज्य का होगा तो आपको पता ही होगा, लेकिन वो आपके राज्य में कहाँ से हैं वो, और उनका फील्ड क्या है। जैसे अगर हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखें तो दिख रहा है भगवान दास रायकवार, स्पोर्ट, मध्य प्रदेश। अब इसी से हम अपने आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश में 4 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पहले हैं कैलाश चंद पंत, कोई भी इंदौर महू का होगा उनको मालूम ही होगा कि इंदौर और महू के क्षेत्र में उनका जो है होगा काफी जो है वो बड़ा नाम था। जन्म धर्म नाम की उन्होंने पत्रिका संचालित की, स्क्रीन के ऊपर दिख रही है यहाँ पर, वो उससे याद रखना है। दूसरा, विश्व धरोहर के लिए नारायण व्यास, कोई भी आप में से उज्जैन का होगा उन्होंने नारायण व्यास जी का नाम सुन रखा होगा।
और भगवान दास रायकवार बुंदेली युद्ध कला, जो लाठी वगैरह जो चलाते हैं, अस्त्र शस्त्र आपने देखा होगा बुंदेलखंड क्षेत्र में और संपूर्ण मध्य प्रदेश में। जो ये होली के उत्सव होते हैं या जुलूस निकलते हैं, उस दौरान जो है वो आपने देखा होगा, शस्त्र प्रदर्शन होता है ना। भाले हैं, लाठी है, तलवारबाजी है, इस तरह के एक युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। उसकी अपनी एक जगह कहा जाए युद्ध कला है। उस युद्ध कला को उन्होंने जो है वो पहचान दिलाई। और चौथा है मोहन, जगह कहा जाए नागर, बैतूल और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। चार जो अगर कहा जाए पर्सनालिटी, चारों पर्सनालिटी से जुड़ी एक एक बात। अब एग्जाम में क्वेश्चन गलत कहाँ से होता है? आपने पढ़ लिया बुंदेली युद्ध कला, आपने युद्ध कला पढ़ा, आप उसको स्पोर्ट्स से नहीं जोड़ पाए। क्या युद्ध कला? आप वहां पर वो लिखेगा भी मार्शल आर्ट लिख देगा कि फील्ड मार्शल, अरे मार्शल आर्ट कोई फील्ड थोड़ी है देने के लिए। मार्शल आर्ट से तो वो जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी जो फील्ड है वो तो स्पोर्ट है, क्योंकि उसको काउंट काय में करेंगे, आप स्पोर्ट में काउंट करोगे। तो इस तरह से, या विश्व धरोहर तो अदर आर्कोलॉजी, तो जैसे अगर हम यहाँ पर इसी में मध्य प्रदेश के देखें तो यहाँ पर आ गया स्पोर्ट। दूसरे देख, आप जिस भी राज्य के हो, आप उस राज्य को फोकस करिए, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये आपको बहुत उलझन पैदा करेगा नहीं तो एग्जाम में। जैसे लिखा है कैलाश चंद पंत, तो यहाँ पे लिटरेचर और एजुकेशन जो अगर कहा जाए लिखा हुआ है, ये हमको समझ पड़ेगा कि यार फील्ड जो है वो जो है वो किससे जुड़ी हुई है। या मोहन जो है अगर कहा जाए नागर, तो सोशल वर्क लिखा हुआ है। और श्री नारायण व्यास तो अदर आर्कियोलॉजी, यानी पुरातत्व से जुड़ा हुआ वो एक बहुत जाना माना जो है वो नाम। इस प्रकार ये चार लोग जो मध्य प्रदेश के मिले हैं, उनके जिले, यानी इंदौर, महू, ठीक है, उज्जैन, सागर, बैतूल, प्लस उनकी कोई एक उपलब्धि, जैसे अगर हमको दिख रहा है कि कैलाश चंद पंत जी की उपलब्धि है जनधर्म नाम की साप्ताहिक पत्रिका, किसके द्वारा संचालित की जाती थी? गंगा अवतरण अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बुंदेली युद्ध कला को किसके द्वारा पहचान दिलाई गई? मध्य प्रदेश में आर्कोलॉजिकल साइट्स को प्रोटेक्ट करने में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आर्कोलॉजी के नाम से मध्य प्रदेश में किसे जाना जाता है? यहाँ पर रहते भोपाल में ही है, लेकिन वो भोपाल के हैं नहीं, ये आप याद रखिएगा। नारायण व्यास, ये मतलब अगर यहाँ पर एक सिंपल आप टाइप करिए पद्मश्री विजेता नारायण व्यास, तो आपको ज्यादातर जितनी भी जो स्टोरी मिलेंगी उनमें पहली लाइन में उज्जैन मिलेगा ना। रहना अलग बात है, हो कहाँ के ये अलग बात है। तो उज्जैन मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित पुरातत्वविद आर्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नारायण व्यास को पुरातत्व के क्षेत्र में 4 दशक से अधिक योगदान के लिए पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया। उन्होंने भीमबेटका, सांची, रानी की बाव जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर के संरक्षण में अहम भूमिका जो है वो निभाई यहाँ पर। और आपको प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता विष्णु श्रीधर वाकड़कर, वीएस वाकड़कर के साथ भी उन्होंने काम किया है। तो इस तरह से ये चार जो है, उसमें मैंने ये फील्ड आपको साथ में इसलिए अटैच कर दी। और सबसे ज्यादा जितना मेरा दिमाग चल रहा है इस बार एग्जाम में, जो क्वेश्चन आएगा आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। या तो भगवान दास रेगवार ये फील्ड पूछेगा और गलत करेंगे बच्चे, क्योंकि स्पोर्ट लगाएंगे नहीं उसमें। या नारायण व्यास फील्ड पूछेगा अदर आर्कोलॉजी, इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकता है। बाकी तो एक अलग से पद्मश्री का अगर पॉसिबिलिटी बनी तो वीडियो बना सकते हैं। नहीं तो आपने ऑलमोस्ट सब ने अपने स्तर पर पद्मश्री से संबंधित वीडियो देख लेंगे। हाँ, पॉइंट जो मैंने बताया वो रूल क्या याद रखना कि एक साल में आप ज्यादा से ज्यादा 120 लोगों को ही पद्मश्री, यानी पद्म अवार्ड, पद्मश्री नहीं पद्म अवार्ड से सम्मानित कर सकते हैं। ये आप कॉपी में लिख लीजिएगा। बट इसमें मरणोपरांत दिए जाने वाले और विदेशी नागरिकों को दिए जाने वाले अवार्ड शामिल नहीं है। दूसरा कि जो पद्म अवार्ड हैं वो 1954 से शुरू किए गए, लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन 1978, 79, 93 टू 1997 तक ये अवार्ड नहीं दिए गए। मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको इन अवार्ड के रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। 78, 79 इनमें आपको अवार्ड्स नहीं मिलेंगे। तो कभी जैसे आपको याद रखना हो तो ये लाइन आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो अब हमारी कहानी यहाँ से आती है दूसरा। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है और गलत होने वाला भी क्वेश्चन है। अच्छा भी है और गलत होने वाला भी है, दोनों के बारे में बात करेंगे, अच्छा और गलत होने वाला क्यों है। तो जैसे लिखा है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए भारत टैक्सी नाम की सेवा शुरू की है? अब जैसे ही टैक्सी आ गया, तो या तो हम सड़क परिवहन मंत्रालय चले गए, या लगा कि कहीं एयर टैक्सी की तो बात नहीं हो रही तो नागरिक उड्डयन यानी सिविल एविएशन चले गए, या रेलवे चले गए। हमने मिनिस्ट्री ऑफ जो है वो कोऑपरेशन की जो है वो बात नहीं करी, कि सहकारिता मंत्रालय की बात है। एक्चुअली ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का ही एफर्ट है।
जैसे भारत में अभी प्राइवेट इंडस्ट्रीज काम कर रही है ना, गिग वर्कर्स के लिए, जस्ट लाइक अगर हम कहा है कि ओला है, उबर है, इनके टैरिफ्स थोड़े से ज्यादा हैं। सरकार को लगा कि वो बीच में टैरिफ में जो चैनल होता है उसमें जो कॉस्ट हमारी जा रही है उस कॉस्ट को कम करना है, तो जो व्यक्ति उसी को मालिक बनाओ। तो सहकारिता के तहत इसको शुरू क्यों किया गया? क्योंकि अगर आपने सहकारिता का कभी सिद्धांत पढ़ा होगा तो सहकारिता का जो पहला सिद्धांत होता है ये होता है कि अगर हम एक कॉमन ऑब्जेक्ट को लेकर, एक सामूहिक उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े तो इसको सहकारिता कहते हैं। और सहकारिता में सभी लोग बराबर मालिकाना हक रखते हैं, सब मालिक हैं उसके सहकारिता के। उस नजरिए से केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की औपचारिक शुरुआत की। ये आपको याद रखना है। इसमें लाखों लोग रजिस्टर्ड कर चुके हैं, आप भी इसमें रजिस्टर्ड, अगर आप मान के चलिए इस तरह के सर्विसेज का आप यूज करते हैं, ओला उबर, तो भारत टैक्सी का पोर्टल जो है वेबसाइट पर आप लॉग इन कीजिए, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए जिससे कि आप भी इन सेवाओं का लाभ ले पाएं। तो ये है, तो ये लिखा है भारत टैक्सी विश्व की एक ऐसी अनूठी सहकारी कंपनी है जिसके चलाने वाले मालिक सारथी ही होंगे, और उनकी आर्थिक उन्नति यानी जो बीच में जो पैसा इधर उधर जा रहा था वो उन्हीं के पास मिलेगा, उसका बेनिफिट आएगा। अब देखते हैं क्या होता है, कितना चल पाता है कितना नहीं, तो बात की बात है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, मोस्ट से मोस्ट आईएमपी करके लिखिए। ये क्वेश्चन अगले 10 साल तक एग्जाम में पूछा जाएगा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026, ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, अभी लागू नहीं हुए हैं, बन गए। कचरे को कितने स्तरों पर पृथक्करण, अगर कहा आ जाए, करना अनिवार्य कर दिया गया? 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, 5 स्तर, इसमें 4 स्तर पर किया गया है, ये पहली बार है। अभी आप ध्यान से समझिए, मैं इसका ओरिजिनल आपको प्रेस रिलीज दिखाता हूँ। ये पहले तो अभी तक हमारे पास जो ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम कब के हैं? 2016 के। 10 साल से हम लगभग उनको चला रहे हैं। और कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि सॉलिड वेस्ट के लिए जो रूल्स हैं वो कब से काम कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आते हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही ये रूल बनाए गए, जैसे कोई पूछे, क्योंकि ज्यादातर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उसी के तहत। तो अब हमारी कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नई चीज है कि हमने क्या करा कि एक तो ये पहला प्रश्न तो आ गया कि कितने क्वेश्चन बने। पहला प्रश्न तो ये बन गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। दूसरा, नए अधिनियम, जो नए नियम है वो कब से लागू हो जाएंगे? 1 अप्रैल 2026 से। कितने कैटेगरीज में जो अगर कहा जाए कचरे को, ठोस अवशिष्ट को अलग किया गया, तो 4। जैसे गीले अवशिष्ट, जैसे सब्जी फल छिलके मांस फूल आदि, ये इसमें रख लिया पहले। सूखे अवशिष्ट, प्लास्टिक कागज धातु कांच लकड़ी रबड़ आदि, ये रख लिया। स्वच्छता अवशिष्ट, ठीक है, यानी इसमें सैनिटेशन वाली चीजों को अलग कर दिया, जैसे डायपर है, सैनिटरी पैड है, टैम्पॉन है, जो ब्लड आदि जो पीरियड्स के समय होता है उसको जो एब्जॉर्ब करने वाले जो मटेरियल होते हैं, ठीक है, जैसे रुई से बने हुए मटेरियल या अन्य प्रोडक्ट से बने हुए मटेरियल, टेक्निकली उनको टेम्पॉन कहा जाता है, उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, टेम्पॉन। ठीक है, कॉन्डम आदि ये सब सैनिटरी से जुड़े हुए हैं अगर कहा जाए। और विशेष देखभाल अवशिष्ट, इसमें पेंट के डब्बे बल्ब थर्मामीटर, यानी अब आपको क्या समझ पड़ा कि वो जो गाड़ी आती है ना कचरे वाली, की गाड़ी वाला आया जरा कचरा निकाल, अप्रैल के बाद उस गाड़ी में आपको 4 डब्बे टांगने पड़ेंगे, 4 अलग अलग, ध्यान रखिएगा ना। अभी जैसे अगर कहा जाए 3 डब्बे टंगते, अब गीला और सूखा कचरा और जो है वो इलेक्ट्रिक अपशिष्ट के लिए अलग। अब आपको, जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे, देखा होगा वहां पर अलग अलग तरह के डिस्पेंसर जो है वो लगे होते हैं। तो ये एक अच्छा मतलब क्वेश्चन बन सकता है आने वाले समय में। 4 जो अगर कहा जाए पैटर्न में, वेट यानी सूखा इंक्लूडिंग किचन वेस्ट वेजिटेबल फ्रूट पेल्स आदि, जो अगर कहा जाए ड्राई, इसके अंदर प्लास्टिक पेपर मेटल ग्लास वुड रबड़। यहाँ पर सैनिटरी वेस्ट के अंदर का जो है वो डायपर सैनिटरी टॉल्स टैम्पॉन कॉन्डम ये सब आ जाएंगे। स्पेशल केयर वेस्ट में पैंट कैन बल्ब मरकरी थर्मामीटर मेडिसिन आदि जो है वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ये कहीं ना कहीं इसलिए सुधार किया गया है कि जो अवशिष्ट प्रबंधन है उसमें जो कचरा है उसको हम अलग अलग करके उसको जो है अगर कहा जाए रीयूजेबल कैसे बनाते हैं। उसमें से कई चीजें हैं, किसी कचरे से हम जो अगर कहा जाए बिजली पैदा कर लेते हैं, किसी को रीयूज कर लेते हैं, तो अलग अलग कर दें तो ज्यादा हेल्प होगी। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसके लिए बकायदा गाइडलाइन जारी करेगा, ये प्रक्रिया होगी। और ये क्वेश्चन आने वाले 1 साल 2 साल 4 साल तक इम्पोर्टेंट है।
आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई ऐसा एग्जाम प्लान कर रहे हैं जिसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एज ए सिलेबस कोर टॉपिक है, तो आप इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल को भी एक बार अच्छे से रीड करिएगा यहाँ पर। तो ये आपको आ सकता है एग्जाम में। अगला है, नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है गुजरात। देखो, हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, पहले तो समझिएगा क्यों। अभी एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उस रिन्यूएबल एनर्जी में 31 दिसंबर तक किस राज्य का क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना, कौन सा राज्य है। तो नंबर 1 पे है इसमें जो है वो गुजरात, और नंबर 2 पे है राजस्थान। अभी पहले अपन इसकी ओरिजिनल रिपोर्ट देखते हैं, जिससे हमको, अगर आप में से कोई मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको भी एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। एक सेकंड ना, रुकिए, मैं इसको दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट होल्ड कीजिए। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का ऑफिशियल प्रेस रिलीज है। स्टेट वाइज जो अगर कहा जाए, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल पावर्स 31 दिसंबर 2025। इस लिस्ट में पूरे राज्यों को तो कठिन है कि हम देखें, लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें, नंबर 1 और नंबर 2 जो अपने आसपास ही हैं, मतलब आसपास का मतलब है कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो उसमें पहले नंबर पर जो है वो है गुजरात, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए। गुजरात का टोटल आपको दिख रहा है 42,583 मेगावाट, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ। फिर दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो इसके बिल्कुल पास में यहाँ पर है राजस्थान, स्क्रीन के ऊपर ये सेकंड नंबर पे 42,531 मेगावाट। ये दो राज्य हैं। अब अगर आप एमपीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, एमपी के स्टूडेंट हैं, तो ये वाली इंस्टॉलेशन कैपेसिटी आपको ये चार्ट याद रखें। एमपी में आपको दिख रहा है जैसे स्मॉल हाइड्रो पावर का टोटल कैपेसिटी हमारे यहाँ 123.71 मेगावाट की। ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी आज की स्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर 11,879, यानी 11,879 मेगावाट का हमारा इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, जिसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है इस समय वो सोलर एनर्जी का। सबसे ज्यादा वेटेज अगर कहा जाए किसी का कोई है तो वो सोलर एनर्जी का है। तो ये आपको दिख रहा है सोलर पावर टोटल यहाँ पर 5,100, ये एमपी का बता रहा हूँ ना, 5,117 मेगावाट का हमारा टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी। तो आपको जब भी लगे तो या तो आप इस स्क्रीन को यहाँ से रोक लें, रोक कर इसको जो अगर कहा जाए कि आप इसको रख लें कि टोटल जो अगर कहा जाए इसमें कितना इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, क्या है। हालांकि मैं आपको बता दूं, रिन्यूएबल एनर्जी में जो लार्ज हाइड्रो पावर होता है वो मेनली शामिल होता नहीं है, वो टेक्निकली स्मॉल हाइड्रो पावर ही लिया जाता है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में लार्ज हाइड्रो भी रख रखा है, बट आइडियल केसेस में स्मॉल हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूअल में काउंट होते हैं। अगर आप ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूअल की वेबसाइट पर जाओगे तो उस पे आपको बृहद जल विद्युत परियोजनाओं के आंकड़े नहीं मिलना चाहिए। बट ठीक है, आप कर कर तो सकते नहीं, तो आपको तो केवल रिन्यूअल वाला वो याद रखना है कि अभी हमारी कितनी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी, उसी से कोई क्वेश्चन बनेगा। तो उस हिसाब से गुजरात नंबर 1, राजस्थान नंबर 2, मध्य प्रदेश का नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये, अगर आप में से कोई असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे मैंने बोला ना कि जब मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम होने वाला था तब मैं क्वेश्चंस में उसको भी वेटेज देता था। ये क्वेश्चन उन बच्चों को 101% आ रहा है, 101%। पहला है, प्रश्न को समझें कि भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय यानी एआई एनेबल्ड यूनिवर्सिटी का पायलट प्रोजेक्ट इनमें से किसके सहयोग से प्रारंभ किया जा रहा है? पहला, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। दूसरा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। तीसरा, गूगल क्लाउड। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो है वो है उपरोक्त सभी, ये आप याद रखिएगा। एक्चुअल अगर कहा जाए इसको अपन रीड करें तो आपने को समझ पड़ेगा। अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है। तो यूनियन मिनिस्टर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के हैं, उन्होंने संपर्क किया गूगल क्लाउड से और चौधरी चरण सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी मेरठ से, और इन तीनों के सहयोग से एक स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ड एआई यूनिवर्सिटी हम खड़ी कर रहे हैं। यानी अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को यूनिवर्सिटी के साथ भी जोड़ रहे हैं। तो आपको दिख रहा है, ठीक है, जहां पर कि इंडियाज फर्स्ट एआई एनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी पायलट एट चौधरी चरण सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी मेरठ। तो इसमें 3 हिस्सेदार हैं, तीनों के नाम आपको याद रखना। एक इसका जो है वो पार्टनर है गूगल क्लाउड, एक पार्टनर है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हिंदी में बोले तो, ठीक है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय।
और तीसरा जो है वो जिसके साथ हो रहा है वो है चौधरी चरण सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी मेरठ। तो इसका मेरठ ये नाम भी याद रखिएगा कि वो चौधरी चरण सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ती है। तो ये मेरठ में पड़ती है। ये अच्छा जिसको कहते हैं ना अच्छा क्वेश्चन, उस अच्छे क्वेश्चन की डेफिनेशन में जो है वो ये आ सकता है यहाँ पर। अगला, अगले क्वेश्चन में मैं आपको 50% तो यहाँ करा रहा हूँ, 50% के लिए मैं आपको एक वीडियो के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अगले हफ्ते आपको एक एमसीक्यू मिलेगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वो जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। अब किस दिन आएगा ये मैं अभी फिक्स तो नहीं बता सकता क्योंकि अभी मैंने बनवाया नहीं, पर बनवाऊंगा। इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे और इंडियन बजट के की पॉइंट्स, जितने भी भारत सरकार के, क्योंकि मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण तो अभी आना नहीं और मध्य प्रदेश का बजट भी अभी नहीं आना। तो भारत सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है और भारत सरकार का जो बजट है उस पे कोई 30-35 क्वेश्चन जो अच्छे हेल्दी बन सकते हैं और उनको किस नजरिए से याद रखा जाए, वो एक वीडियो में बनाने वाला हूँ। उसके क्वेश्चंस में टाइप करा रहा हूँ। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैक्स टू मैक्स एक वीक के अंदर आपको जो है वो मिल जाएगा। तो वहां से आप उसको देखिएगा। ठीक है, अभी तो हाल फिलहाल मैंने कुछ बुनियादी क्वेश्चंस इसमें भी रखे हैं। जैसे बजट 2026 में सबसे ज्यादा फोकस किया गया ऑरेंज इकोनॉमी पर। तो लिखा है कि बजट 2026 में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा दिया गया। इसका संबंध निम्न से किससे है? फर्स्ट इज अगर कहा जाए प्रमोटिंग क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, सेकंड प्रमोटिंग द फ्रूट इंडस्ट्रीज, प्रमोटिंग द हेल्थ सेक्टर एंड, ठीक है, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है प्रमोटिंग क्रिएटिव इंडस्ट्री। देखिए समझिए, ऑरेंज इंडस्ट्री उसको कहा जाता है जहां आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की सहायता से, आपके पास खुद की भी खुद की कुछ इंटेलेक्चुअल जो है वो प्रॉपर्टीज हैं कि नहीं, आपके पास आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, जैसे किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है, किसी को डांसिंग बहुत अच्छी लगती है, किसी को पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। ये सब हमारे हुनर हैं। और मनुष्य के जितने हुनर हैं वो उसकी जो रचनात्मक अभिव्यक्तियां हैं, वो रचनात्मक अभिव्यक्ति ही उसको जो अगर कहा जाए उसकी बौद्धिक संपदा खड़ी करती है। और सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी चीज में है तो बौद्धिक संपदा, इससे ज्यादा पैसा किसी क्षेत्र में नहीं। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति किसी मंच पे खड़े होकर एक गाना गाने के भी जो है वो लाखों रुपए ले जाता है। एक व्यक्ति जो अगर कहा जाए कि एक पेंटिंग बनाने के करोड़ों रुपए ले लेता है। ये उसकी बौद्धिक क्षमताओं का प्रभाव है, बौद्धिक क्षमताओं का। तो इस अब जो है अगर कहा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि हम जो है वो इस बजट में, ये आपको दिख रहा होगा कि इस बजट में हम क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जो है हमारी, जो इंटेलेक्चुअल हमारी जो एसेट्स हैं, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज हैं, बौद्धिक संपदा, क्यूरोसिटी जिससे आपकी बढ़ जाए, उसको हम कैसे और बेहतर करें उसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस बजट के बाद हम संगीत, कला, साहित्य, इन क्षेत्रों में और कुछ बेहतर कर पाएंगे, एआई बेस्ड तकनीकों का उपयोग बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इन सब के लिए ऑरेंज इकोनॉमी, तो आप सेकंड पैरा पढ़िए, इन सिंपल लैंग्वेज द ऑरेंज इकोनॉमी ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव इकोनॉमी। क्रिएटिव मतलब आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है is a concept that include the sector relating the creativity and cultural industries the orange economy refer। ये बिल्कुल वैसा है ना, कुछ सोचिए, एक होटल वाला 10 रुपए के समोसे को, ठीक है, 500 रुपए में बेच देता है। वो एक ऐड मुझे याद नहीं आ रहा, एक ऐड आता है टीवी पे, उसमें एक दुकान पर एक होटल में एक व्यक्ति जाता है, वो एक समोसा ऑर्डर करता है। तो वो समोसा तो बाहर पीछे गली में से लेकर आता है, पर वो उसको जिस तरह से उसको प्रेजेंट करता है एक प्लेट में इस तरह से, तो उसके वो बोलता है वेल गुड, और उसके जो भी चार्जेस होते हैं वो देता होगा। यही चीज क्रिएटिविटी कहलाती है, इसी से जुड़ा हुआ है ये ऑरेंज इकोनॉमी वर्ड। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स इस बार की इकोनॉमी में जो है वो यूज किए गए हैं, वो सब मैं आपको बजट में पढ़ाऊंगा। बस आप एक वीक का इंतजार कीजिए। पर वो क्या होता है ना, मेरा मन ही कई बार जो है वो सेटल हो जाता है कि अभी पढ़ाऊं तो क्या पढ़ाऊं वाली बात है। ठीक है, लेकिन जो जुड़े हैं, कम ही जुड़े हैं, पर जो है उनके प्रति तो जिम्मेदारी तय करना पड़ेगी, नहीं तो ये वीडियो में स्कैप कर देता। अभी थोड़ी तबीयत मेरी कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसके कारण मैं बना नहीं पाया ओवरऑल। तो अगला जो है वो अगला क्वेश्चन भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। क्यूएस इंडिया समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर है गोवा। अब क्यों है, तो हम इस प्रेस रिलीज को पढ़े, दिख रहा होगा कि अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन ने गोवा में किए जा रहे गोवा में किया राज्य का प्रतिनिधित्व, उच्च शिक्षा के भविष्य, नवाचार, वैश्विक सहयोग पर गहन मंथन। क्यूएस इंडिया समिट 2026, मध्य प्रदेश की दमदार भागीदारी। तो इसमें देख रहे हैं आप
कि ये जो है वो इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। क्यूएस इंडिया समिट सहित डेस 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 यहाँ पर। और इसमें उच्च शिक्षा के भविष्य, नवाचार, वैश्विक सहयोग पर गहन मंथन हो रहा है। क्यूएस इंडिया समिट में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं, जो भी बेस्ट वन जो प्रैक्टिसेस हैं हम लोग उनको कैसे यूज करें, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रैक्टिसेस को हम कैसे यूज करें, रिसर्च और इनोवेशन में हम क्या करें, ठीक है, स्किल्ड को हम कैसे प्रमोट करें, इन सब विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई। और ये सब आपके सिलेबस का हिस्सा है। अगर कोई एआर का होगा, कोई प्रिंसिपल क्लास वन क्लास टू का एग्जाम दे रहा है, उसका हिस्सा होगा, उस सब में ये सिलेबस का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि क्यूएस इंडिया समिट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ हो रहा है। तो इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो बनेगा ही बनेगा यहाँ पर। अगला है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 के विजेता। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्जाम में पंच होगा। 101% पंच होगा, 99 भी नहीं, 101%। क्यों होगा, देखिए। पहले तो आपको ये मालूम है कि ग्रैंड स्लैम की जब हम शुरुआत करते हैं साल की, तो पहला उसमें होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और लास्ट होता है यूएस ओपन। यानी हम मैप के ऊपर ऑस्ट्रेलिया से शुरू करके अमेरिका तक जाएंगे, इसी क्रम में ये प्रक्रिया होती है। अब इसमें जो इस बार जो है वो विनर है कार्लोस अल्कराज। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हम ये दैनिक भास्कर का प्रेस रिलीज पढ़े तो आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से समझ पड़ेंगी। पहला, उससे समझ कुछ, मैं एक इसमें आपको क्वेश्चन भी दूंगा, है ना, कि आप कुछ चीजें अपने ऊपर भी काम कीजिए। रविवार को टेनिस इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के रोमांचक फाइनल में विश्व के नंबर वन कार्लोस अल्करेज ने 38 वर्षीय दिग्गज नोवाक जोकोविच को इतने इतने से हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, जबकि नोवाक जोकोविच 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुके हैं, 10 बार। ठीक है, यहाँ पर तो ये लिखा जो है जीता। 3 घंटे 2 मिनट चले मैच में स्पेन के 22 वर्षीय स्टार ने केवल जोकोविच के मेलबर्न फाइनल में कभी ना हारने के रिकॉर्ड को तोड़ा, बल्कि अपने कैरियर ग्रैंड स्लैम को भी पूरा करा। अल्करेज जो अगर कहा जाए 22 वर्ष के हैं, ये अभी हमारे लिए इतना काम का नहीं है। हाँ, कंट्री ओरिजिन आपको जो पता होना चाहिए। अब आप कहोगे इसमें हमारे क्या काम का, तो आपके ये काम का है कि जैसे कई बार हमारे पास कई बच्चे एडमिशन लेते हैं एग्जाम के लिए, तो उनका पहला ध्येय होता है कि साहब हमको तो, हमने तो पीएससी निकाल ली है, हमने तो पीएससी का 2 बार मेंस लिखा है, हमने तो पीएससी का 2 बार इंटरव्यू दिया है, हमने तो फलाने एग्जाम कितने इंटरव्यू दिए हैं। ये इसलिए एग्जाम हर समय सरप्राइज है, हर समय। तो हो सकता है कि आप में से कोई स्टूडेंट इस समय मेरी नज़र में जो अगर कहा जाए कि नोवाक जोकोविच हो, जो लगातार सफलता हासिल कर रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको हर बार सफलता। इसीलिए अप टू डेट, कभी भी इस घुमान में अपने को नहीं रहना है बेटा कि अब जो है वो हमारा कंटिन्यू निकल रहा है तो निकल ही जाएगा। अपने को एफर्ट 0 to 100 हर बार पूरे एफर्ट्स के साथ काम कर, नहीं तो उसके नुकसान कई बार होते हैं। ये उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्जाम में आपको आ सकता है। अब किस नजरिए से आएगा वो देखने वाली बात है, पर अच्छा क्वेश्चन जो है वो है। और कुछ ना कुछ फीमेल वाला जो है मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई आएगा, मेल वाला, क्योंकि फीमेल में तो सेकंड टाइम विनर्स की जो है वो रही। पर मेल में, जैसे अगर हम जगह कहा जाए, यहाँ पर एक सिंपल इसको समझने के लिए हमें कीवर्ड टाइप करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे अधिक किसने जीता, यहाँ पर एक सिंपल हमने जो अगर कहा जाए तो आपको वो बता रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के इतिहास में सबसे अधिक एकल खिताब जीतने वाले रिकॉर्ड पुरुष खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। 10 बार खिताब उन्होंने अपने नाम से जो है वो किया। अब बात आपको खुद समझ पड़ गई होगी कि उसकी क्या भूमिका है, लेकिन अब जो है अगर कहा जाए कि बाजी जो है वो पलट गई। तो इस तरह से चीजें एग्जाम में भी हमारे आसपास हैं, लेकिन बस हम किस तरह से मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर सब कुछ जो है वो टिका हुआ है। अगला है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर एएससी अर्जुन नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया। 1 लाइन का है, अंदर नहीं जाना। दो आपसे प्रश्न पूछेगा, एएससी अर्जुन क्या है, फर्स्ट इज रोबोट, या कुछ और नाम दे दे। या अगर कहा जाए आपसे पूछेगा एएससी अर्जुन हाल ही में कहाँ तैनात किया गया, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे, या ऐसा कोई जो अगर कहा जाए प्रश्न पूछे, विशाखापट्टनम जो स्टेशन, रेलवे स्टेशन के ऊपर इसको डिप्लॉय किया गया। तो लिखा हुआ है इंडियन रेलवे डिप्लॉयज द ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन एट विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। हालांकि ये कंप्लीट ह्यूमनॉइड नहीं है, जो सेमी ह्यूमनॉइड है, बट वो ह्यूमनॉइड लिख रहे हैं तो
लिख रहे हैं तो कुछ कर ही नहीं सकते यहाँ पर, है ना, लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं यहाँ पर अगर, है ना। तो अब प्रश्न तो ऐसे ही आते हैं, अब क्या पूछेगा वो तो देखने वाली बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे भोजशाला मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपको याद होगा कि इस बार जो बसंत पंचमी का जो उत्सव था, वो दिन बसंत पंचमी और जुमे का दिन दोनों एक साथ पड़ गए, यानी शुक्रवार। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को के निर्देशन में जो अगर कहा जाए, वहां पर सरस्वती पूजा भी हुई और नमाज भी हुई। काफी पेपरों में आया, पूरे हिंदुस्तान के पेपरों में इस विषय को पढ़ा गया। इसीलिए कम से कम आपको इस विषय में थोड़ा पता होना चाहिए और इस पे कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला जैसे प्रश्न है कि ये मध्य प्रदेश के धार में, ऑलमोस्ट सबको पता है। इसका निर्माण परमार वंश के महान राजा राजा भोज के द्वारा कराया गया, ये भी पता है। मूल रूप से संस्कृत विश्वविद्यालय था। माँ सरस्वती की वाग देवी का मंदिर था, वाग देवी की यहाँ प्रतिमा थी, बिल्कुल सही है। ये प्रतिमा वर्तमान में लंदन म्यूजियम में है। और भोजशाला परिसर में दरगाह हकीमी स्थित है, ये गलत है, क्योंकि दरगाह हकीमी बुरहानपुर में है ना, ये ध्यान रखिएगा। कभी जैसे कोई पूछ ले तो दरगाह हकीमी कोई पूछेगा बुरहानपुर में। कमाल मौला खां मस्जिद जो है वो धार में है, वहां आप धार में जाओगे। पर दरगाह हकीमी के लिए आपको बुरहानपुर जाना पड़ेगा। अब ये कहानी, यानी एक तो ये हो गया कि इसमें गलत क्या हो गया, डी हो गया, न्यूज में है। इसीलिए जो अगर कहा जाए, लिखा ना कि धार के भोजशाला परिषद में आस्था सौहार्द से संपन्न हुआ बसंत पंचमी आयोजन, ये लिखा। बहुत सारे, अब जैसे पेपर में आया ना बहुत साल का इतिहास, तब हमको ये चीज समझ पड़ी कि हाँ, जो अगर कहा जाए कि जैसे लिखा ना कि अरब मूल के कमाल मौलाना धार आकर बसे, उनके नाम से ही कमाल मौला खां मस्जिद उन्हीं के नाम से है। अब कहानी को ऐसे समझते हैं दो लाइन में। आप सबको मालूम होगा कि 1290 में, बहुत ध्यान सुनिएगा, 1290 में जब भारत में दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा अगर कहा जाए डायनेस्टी खिलजी थी। 30 साल उनके हाथ में सत्ता रही, यानी 1290 से 1320। उस समय तक दक्षिण तक जाने के जो रास्ते थे, ऑलमोस्ट ये हमारे मध्य प्रदेश वाले नहीं थे, यानी यहां से हम लोग ज्यादा नहीं जाते थे। आप इसको ऐसे भी देखिए कि जब खिलजियों के हाथ में पावर आई, तो जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा था, यानी अलाउद्दीन खिलजी, वो भी जब देवगिरी गया था, तो वो जो है वो इस रूट से नहीं गया था, मध्य प्रदेश वाले रूट से नहीं गया था, इसीलिए वो वापस लौटा था। तो आप देखिएगा, उसने अपने चाचा की हत्या करी थी कड़ामणिकपुर नाम की जगह पर, जो गंगा के किनारे एक जगह है, वहां पर, यानी जाने का रास्ता ये नहीं था। फिर जब उसके हाथ में 1296 में सत्ता आई, ध्यान सुनिएगा, बहुत काम की चीज है, जब उसके हाथ में 1296 में सत्ता आ गई, तब उसको लगा कि अब अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए। अब हिस्ट्री तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन उसने शुरुआत में जो साम्राज्य का विस्तार किया, तो सबसे पहले उसने गुजरात के ऊपर अटैक किया। गुजरात से बढ़ते 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 वो 1303 तक, यानी 1303 में चित्तौड़ आया। चित्तौड़ के बाद उसको पता चला कि ये रास्ते से भी दक्षिण जाया जा सकता है, यानी दक्षिण तक जाने के लिए ये रास्ता और आसान हमारे लिए हो सकता है, यानी मालवा वाला। बाद में अमीर खुसरो ने भी अपनी रचना में इस पूरे मालवा के ये क्षेत्र है उसको दक्षिण की कुंजी के रूप में वर्णित किया, कि असीरगढ़ का किला, और बाद में फिर असीरगढ़ का किला, दक्कन का प्रवेश द्वार, दक्षिण की कुंजी, ऐसे कई नामों से जो अगर कहा जाए वो पूरा क्षेत्र चर्चा में आ गया। अमीर खुसरो, ये इसी समय की बात है। तो 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने, इंपॉर्टेंट लाइन, अपने गवर्नर को, सूबेदार भी बोल सकते हो, अपना एक गवर्नर था जिसका नाम था आइन उल मुल्क मुल्तानी, उसको भेजा कि जाओ इस जगह, कहा आ जाए कि मालवा क्षेत्र को कैप्चर करो। वो आइन उल मुल्क मुल्तानी यहाँ आया। उस समय मालवा पर परमारों का शासन था, लेकिन परमारों का शासन भी काफी कमजोर शासन था। मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत, जो अगर कहा जाए ताकतवर परमार राजा रहे होंगे। महालक देव नाम के एक राजा थे, और उनका एक कमांडर था जिसका नाम था गोगा प्रधान, कई जगह कोका प्रधान भी मिलता है, कोका गोगा एक ही नाम है जनरली, तो उसको आप जो है वो कोका प्रधान पढ़ो तो ज्यादा सही रहेगा गोगा की जगह। उसके साथ जो अगर कहा जाए युद्ध हुआ, और आइन उल मुल्क मुल्तानी के हाथ में मालवा आ गया। और 1305 में मध्य प्रदेश में पहली बार इस्लामिक सत्ता की नींव रखी गई। ध्यान रखिएगा, मतलब इस्लामिक सत्ता मध्य प्रदेश में कब खड़ी होना शुरू हुई, 1305 में। और आइन उल मुल्क मुल्तानी को, ये जो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है, यहाँ से लेकर गुजरात तक का गवर्नर अपॉइंट कर दिया। तो कोई पूछे, मालवा और गुजरात का जो पहला मुस्लिम गवर्नर था, वो भी आइन उल मुल्क मुल्तानी था। और ये मैंने कहता, ये अलाउद्दीन खिलजी, वो सॉरी, अमीर खुसरो खुद अपनी जो रचनाओं में लिख रहे हैं। कभी आप जैसे हिस्ट्री का कोई स्टूडेंट होगा तो उसने अमीर खुसरो को पढ़ा भी होगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो उसको मालूम है।
और यहाँ से फिर शासन व्यवस्था जो है वो चलती रही, और धीरे धीरे मालवा के अंदर, ठीक है, सल्तनत का इन्फ्लुएंस बढ़ गया। यानी उसको फिर एक समय ऐसा है कि वो मालवा सल्तनत ही जो है वो कहलाने लगा। और बाद में फिर मालवा सल्तनत में आपको मालूम होगा कि जब होशंग शाह का शासन आया तो उसने एक इंडिपेंडेंट मालवा के अंदर डायनेस्टी खड़ी करी और मालवा पहचान में आ गया। अब आप कहोगे हमने इतनी सारी बातें क्यों पढ़ी? हमने इतनी बातें इसलिए पढ़ी कि आखिर वो कैसे वहां पर जो अगर कम्युनल इशू है तो उसकी मतलब जन्म कैसे हुआ, वो कम्युनल इशू आया कैसे? तो वहां पर जो कॉन्क्वेस्ट है उस समय कैसे, जो अगर कहा जाए यहाँ पर, हालांकि बाद में तो सब सौहार्द से रह रहे हैं, आज भी रह रहे हैं, लेकिन साल में एक आध कोई मुद्दा ऐसा उठता है जिसको राजनीतिक मंच पे राजनीति बना लिया जाता है, तो फिर है, उसका कुछ कर ही नहीं सकते। इस नजरिए से आपको याद रखना है कि ये भोजशाला का देवी का नाम याद रखना है, वाग देवी। वाग देवी वही सरस्वती का, वाग का मतलब ही होता है बोलना, सरस्वती का वही रूप जिसको साहित्य के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार में हमको दिया जाता है। कभी आपने अगर साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ अवार्ड की रिप्लिका देखी होगी, तो उस रिप्लिका में जिस मूर्ति को दिखाया गया वो वही वाग देवी की प्रतिमा है जो भोजशाला टेम्पल में थी, वही उसी की रिप्लिका। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, आप कैसे पूछेगा वो मुझे नहीं मालूम है, देखने वाली बात है। अगला, एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट। किस सैन्य अधिकारी को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शौल्के। ये क्वेश्चन आएगा। आपको मालूम होगा सुभाष चंद्र बोस आपदा जो पुरस्कार है वो दो अलग अलग जो है वो कैटेगरीज में होता है। एक जो होता है वो इंस्टीट्यूशनल होता है, और एक जो होता है वो होता है इंडिविजुअल। तो आपको दिख रहा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इंस्टीट्यूट सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार टू रिकॉग्नाइज द ऑनर द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एंड, जो अगर कहा जाए सेल्फलेस सर्विस इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया द फील्ड ऑफ डिजास्टर, दोनों के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बार के पुरस्कार के लिए मैं आपको ओरिजिनल प्रेस रिलीज दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए तो आपको चीजें समझ पड़ेंगी। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी, जो ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरी है उसमें श्रेणी में, और लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। ये ध्यान रखिएगा पहला। अब कभी भी जब आप प्रेस रिलीज पढ़ें तो कुछ चीजों पर ध्यान दीजिए। देखिए किसके द्वारा प्रेस रिलीज जो है अगर कहा जाए जारी किया गया, गृह मंत्रालय, मतलब डिजास्टर से संबंधित जितनी भी पावर्स हैं या डिजास्टर एक्ट को लागू कराना या डिजास्टर्स के ऊपर एक्शन लेना, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मेन रोल प्ले करता है। ये पहला प्रश्न है। कभी जैसे पूछेगा कि भाई अवार्ड दे कौन रहा है, तो गृह मंत्रालय ही दे रहा है, उसी के थ्रू जो है वो। और दूसरा जो अगर कहा जाए कि ये एक, ये भी याद रखना है कि इसकी जो कैटेगरीज होती हैं वो एक होती है इंस्टीट्यूशनल यानी संस्थागत, और एक होती है व्यक्तिगत। ये दो अलग अलग कैटेगरीज में जो अगर कहा जाए अवार्ड दिया जाता है। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संस्थागत कैटेगरी में दिया गया है। आपको दिख रहा है कि सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2005 में, क्योंकि आपने जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ही बनाया, उस एक्ट के तहत ही आपने जो है वो स्टेट लेवल की अथॉरिटीज खड़ी करी। उसके लिए इन्होंने बेहतर काम किया होगा, उसमें दिया होगा, और प्राइज मनी और अन्य चीजें इस तरह के अवार्ड्स में पूछी नहीं जाती। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखना है। सेम वर्ष 2025, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, हालांकि इंदिरा गांधी जी के नाम से है तो बीजेपी शासित राज्यों में पता नहीं क्या प्रश्न बनते हैं नहीं बनते, वो वाली बात अलग अलग हो जाती है। बट अच्छा हेल्दी क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि प्राइज मनी इसमें बहुत है। वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ठीक है, ये याद रखना। तो ग्रोका मशेल को ये अवार्ड दिया गया है। ये क्वेश्चन इसीलिए आ सकता है क्योंकि इसमें जो प्राइज मनी है वो बहुत ज्यादा है। कभी भी जो अगर कहा जाए तो ध्यान से दिख रहा होगा कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार में एक सर्टिफिकेट और ट्रॉफी के साथ 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार जो है वो अगर कहा जाए दिया जाता है। 1 करोड़ रुपए तो आप खुद समझ सकते हो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो दिख रहा है मोजाम्बिक जो है कि सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व शिक्षा मंत्री क्रॉका माचेल को 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। 21 जनवरी को जो अगर कहा जाए ये घोषणा की गई, बाद में अब जो भी है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार में एक सर्टिफिकेट, और ये आपको याद रखना। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई और क्वेश्चन जो है वो आपको आएगा यहाँ पर। अगला है एशियाई राइफल
पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026। ये मैं इसलिए लिया, ये जब मैंने टाइप कराया तब तो इन्होंने रजत पदक जीते थे, अभी इनमें से एक ने स्वर्ण पदक, ये स्वर्ण पदक भी जीत चुकी है सुरुचि जी, है ना। तो अभी तो ये एक्चुअली अभी रनिंग में है, ये चल रही है ना। तो जब ये इवेंट खत्म हो जाएगा, एशियाई राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 जब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, तब हम फाइनल, अभी मेडल टैली में हम नंबर 1 है, ठीक है, अभी भी मेडल टैली के अंदर हम नंबर 1 है, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए मैंने क्वेश्चन आपको इसलिए दिया कि आपको ये याद रखना है कि एशियाई राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप चूंकि भारत के नई दिल्ली में आयोजित हो रही है, तो जब ये इवेंट फाइनल खत्म हो जाए, तो इस इवेंट के जो स्कोर हैं उसमें स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम अपने को देखना है, मैं तो करा ही दूंगा नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स में आप लोगों को। प्लस इसके अलावा जो अगर कहा जाए कि मेडल टैली में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वो हमको देखना है। दोनों चीजें जो अगर कहा जाए हमको करना है इसके अंदर, वहां पर तो अभी हाल फिलहाल के लिए एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हो रही है, न्यू दिल्ली, ये एक अपने को याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं। अभ्यास खंजर किस देश के साथ भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। देखो मैंने आपको पहले भी कई बार ये बोला, करंट अफेयर्स की जो क्लास होती है उसके लिए आप एक अच्छी कॉपी बना लो, जैसे 2026 शुरू हो गया है तो 2026 के करंट अफेयर्स की कॉपी बना लो। करंट अफेयर्स वीकली बेसिस पे मत प्लान करो, करंट अफेयर्स को क्या करो, कई छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करो, मिलिट्री एक्सरसाइज, इवेंट्स, अवार्ड, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स, ऐसे अलग अलग सेक्शंस अपनी कॉपी में कर लो। उससे क्या होगा कि आपका जो है ना होच पोच नहीं होगा, पूरा पूरा मैनेजमेंट के साथ चलेगा। अब ये देखो, ये एमपीपीएससी 2 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, और अभी एक बार तो अभी पूछा है खंजर किसके देश के, आई थिंक शायद 24 या 25, अब मुझे याद तो नहीं किस ईयर पूछ रहा है, पर पूछा है ये क्वेश्चन। तो बच्चों वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हम एक बार, अगर आप खुद देखो क्या लिखा है, तो 13th एडिशन, मतलब हमारी 13वीं एक्सरसाइज इस तरह की। तो अगर हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमने तब याद कर रखा है, तो हमारे दिमाग में हो गया कि इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज का नाम ही खंजर है, खत्म बात। और पेपर सेटर क्या करेगा, गुमराह ऐसे ही करेगा ना, कजाकिस्तान किर्गिस्तान केनिया कुवैत, वो काका काका ही लेगा आपको परेशान, क्योंकि उसको लगेगा अगर बच्चा खंजर है, खंजर पे जो अगर कहा जाए समझ जाएगा कि के से जो है वो क्या, तो वो के को ढूंढेगा, तो उसने कहा सभी के वाले ले लो जो अगर कहा जाए। तो टेक्निकली कजाकिस्तान किर्गिस्तान केनिया कुवैत, इस तरह से। तो एक कॉपी आपसे बहुत मेरी रिक्वेस्ट है कि करंट अफेयर्स की अच्छी एक बढ़िया कॉपी बनाइए, उसके कई सारे सेक्शंस अलग अलग कीजिए, उन सेक्शन से आप जो है वो तैयार कीजिए, ठीक है। ये पोस्टर दिख गया मुझे, अगर कोई असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहा है, हमारा ऐप डाउनलोड करके डे 1 डे 2 की क्लासेस फ्री है, एक बार चला के जरूर देख लेना। आप अगर कर रहे हो तो आपको समझ पड़ेगा कि पढ़ना कैसे है ना। कोर्स लेना वो आपके मुद्दे की बात होती है, बट एक्चुअल कैसे हमको करना है उसको समझना पड़ेगा। तो ये है भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, असम में शुरू। आपको असम राजस्थान ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि किस देश के साथ कर रहे हैं वो आपको याद रखना है। सेम हाल ही में भारत ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र में शामिल हुआ, है ना। इसके क्या उद्देश्य है, अब जैसे मैंने बोला आपको मालूम है 2026 में ब्रिक्स का समिट कौन कराएगा, हम कराएंगे। चेयरमैनशिप किसके पास है, हमारे पास है। अब चूंकि पूरा ब्रिक्स हम मैनेज कर रहे हैं, तो क्या हमारी करंट अफेयर्स की कॉपी में ब्रिक्स के लिए अलग से 4 पेज नहीं होना चाहिए। ब्रिक्स का स्थापना, मतलब आप कॉपी में आज फ्रेम कर लो ना, कि जिम ओ नील नाम के एक जो है वो इकोनॉमिस्ट ने इमर्जिंग इकोनॉमी वर्ड के लिए ब्रिक्स कंट्री का नाम दिया था, ब्रिक, बाद में उसमें ब्रिक्स हो गया वो। उसने कहा था कि कुछ देश उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। फिर आपको ये पता है कि यार हमारे भारत में कितनी बार ब्रिक्स के समिट हो चुके हैं, 18वां समिट हमारे यहाँ कब होना है, ब्रिक्स का लोगो हमारा क्या है, ब्रिक्स में कितने मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ये आपने की पॉइंट आज लिख लिए तो आपके क्वेश्चन करेंट के सब्जेक्ट से कनेक्ट हो गए। अब एग्जाम के समय आप सब एक साथ तैयार करो, बिखरा हुआ कर लो तो एक, क्योंकि साल भर ही होगा जो भी होगा ना, ब्रिक्स का आप साल भर हमारे ही पास है, इस साल तो जो है अगर कहा जाए तो कुछ ना कुछ हम कराते ही रहेंगे। तो इसमें क्या था कि जो एमएसएमई इंडस्ट्री है, क्योंकि ज्यादातर हम स्टार्टअप कहाँ खड़े कर रहे हैं, एमएसएमई में, यहाँ पर उस एमएसएमई इंडस्ट्री को कैसे और प्रमोट किया जाए, इसमें जो ब्रिक्स कंट्रीज है उनके नॉलेज को, उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को, अन्य चीजों पे हम काम करेंगे। भाई उनके पास कोई अच्छी तकनीक आ जाओ, लो हम हमारे साथ शेयर करो, उस नजरिए से ये शुरू किया गया। तो भारत में विनिर्माण और लघु एवं मध्यम उद्यमों को समर्थन देने के लिए ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र में हुआ शामिल। हम इतना सब जानते हैं, नहीं जानते तो लिखिएगा,
कि जितने भी लघु मध्यम उद्योग से संबंधित स्टार्टअप हैं उनके लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, आपको मालूम होगा उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग काम करता है, DPIIT। जिनको ना मालूम हो वो रट लीजिएगा कि आज मध्य प्रदेश में जितने स्टार्टअप्स DPIIT में रजिस्टर्ड है उन्हीं को मान्य करेंगे। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि हमने तो 1 लाख स्टार्टअप शुरू कर दिए, उससे क्या होगा? आपके कितने स्टार्टअप, अभी जैसे इस बार का जब मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे आएगा ना, देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे हाल फिलहाल में कितने स्टार्टअप डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत आते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आने वाला एक इंस्टीट्यूट। तो ये DPIIT के सहयोग से हुआ और ये अच्छा है। और ब्रिक्स में हम शामिल हो गए तो ये और अच्छा है, हो सकता है कि इससे हमारे स्टार्टअप और इंटरप्रेन्योरशिप को कुछ बढ़ावा मिले। यहाँ पर ये हमारे लिए कोई क्वेश्चन मतलब पंच हो सकता है, वो देखने वाली बात है कि मतलब क्या पंच होगा कैसे होगा वो अभी तो हम कुछ उसमें तय नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा गलती से 1994 है, 1194 गलती से टाइप हो गया, आप 1994 याद रखिएगा। भारत निर्वाचन आयोग 24 फरवरी 2026 को राज्य निर्वाचन आयुक्तों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इससे पहले इस प्रकार का सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? आंसर है 1999। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझिए, पहली लाइन तो यहीं पर ही इंपॉर्टेंट है कि 25 वर्षों के अंतराल के बाद ऐसा जो है वो हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। दूसरा मैंने क्यों ले लिया कि हो सकता है कि उस समय कहीं क्लैश हो गया, अपन भूल गए, नहीं कर पाए, तो अपने को याद आया कि अच्छा यही पूछ लिया कि हाल ही में जो अगर कहा जाए कि राज्यों के निर्वाचन आयुक्त का जो है वो कौन सा सम्मेलन भारतीय निर्वाचन आयोग ने कराया, तब क्या करोगे? उस स्थिति के लिए हमको चीजें जो है वो पता होना चाहिए। तो इसकी देखो एक सिंपल कहानी में समझाता हूँ। 1992 में जब 73 और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हुआ, तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने पंचायतों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की कोशिश करी, उनके इलेक्शन प्रॉपर टाइम टू टाइम कराने की बात करी। यही रिकमेंडेशन जो है अगर कहा जाए LM सिंघवी कमेटी ने दी थी। उसके बाद उस एक्ट के प्रावधानों के तहत, मतलब 1993 के जो एक्ट था, उस एक्ट के प्रावधानों के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग से आर्टिकल इंसर्ट किया गया, 243 के। 243 के में था कि राज्य निर्वाचन आयोगों का गठन होगा, संबंधित राज्यों से कहा कि वो अपने राज्य निर्वाचन आयोग को गठित करें। लेकिन पंचायत के इलेक्शन तो 5 साल में होते हैं। ऐसी स्थिति में म्युनिसिपालिटी के पावर भी उसी को दे दिए। तो आप अगर कभी म्युनिसिपालिटी के बारे में पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो एक आर्टिकल है 243 ZA। तो 243 ZA में स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान नहीं है, ये ध्यान रखना, ये बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। 243 के में ही स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है, पर 243 के तहत अगर उसको म्युनिसिपालिटी के लिए काम करना है तो ZA के प्रावधानों के तहत करेगा। ये ध्यान रखिएगा, है ना, कभी इसको आप अगर ठीक से रीड करेंगे तो समझ पड़ेगा। हर राज्य से कहा कि बनाओ अपने अपने पंचायती राज एक्ट। हमने भी मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1993 पास किया। उसके बाद हमने बकायदा एक जगह कहा जाए नोटिफिकेशन जारी किया 1 February 1994 को, 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश में एक अधिसूचना जारी की गई कि हम राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कर रहे हैं। उसकी अधिसूचना जारी, उस अधिसूचना को हमने लागू करा 15 फरवरी 1994। अब आप कहोगे अधिसूचना एक एक फरवरी को करी जाए और लागू कर रहे हो 15 15 इसलिए लागू कर रहे हो क्योंकि जब आपने अधिसूचना जारी करी तो आपको एक व्यक्ति तो चाहिए कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाओगे किसको। तो हमने NB लोहानी को अपॉइंट किया 15 फरवरी 1994 को। ठीक है, कोई पूछे NB लोहानी कब हुए, तो 15 फरवरी 1994 को NB लोहानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बने हमारे। ठीक है, इस प्रकार 15 फरवरी 1994 को हमारा कमीशन अस्तित्व में आ गया। और फिर जस्ट 15 के बाद NB लोहानी ने कहा भाई मेरे को एक सेक्रेटरी चाहिए, तो 16 तारीख को प्रकाश चंद को मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का पहला सेक्रेटरी अपॉइंट किया, 16 फरवरी को लेकर का। अब चलने लगे, हर राज्य ने अपने तरीके से प्रयास किए, किसी राज्य ने जल्दी कमीशन बना ली, किसी ने धीरे बना ली। बाद में जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगा कि सब राज्यों के आयुक्तों को बुलाया जाए। तो 1999 में उन्होंने उन सबको इनवाइट किया और उसमें बातें रखी, पूछा कैसे करा रहे हो इलेक्शन, क्या करा रहे हो, क्या प्रक्रिया, जो भी उनके डिस्कशंस हुए होंगे गॉड नोज, वो मुझे भी नहीं मालूम। उसके बाद अब हम जो सोए हैं तो हम 2026 में जाएंगे।
25 वर्षों के बाद, इसलिए लिखा है कि राष्ट्रीय स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स का सम्मेलन 25 वर्षों से अधिक अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। इसीलिए ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, और मुझे लगता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है। अगला वन लाइन का है, 26 से 30 जनवरी तक लोक रंग महोत्सव का आयोजन सबको रटा हुआ है। भोपाल में हर साल गणतंत्र दिवस के बाद लोक रंग महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें हम मध्य प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों की कला संस्कृति से परिचित होते हैं, वहाँ के व्यंजन, खान पान, नृत्य, संगीत आदि से परिचित होने का हमको मौका मिलता है। रविंद्र भवन में आयोजित होता है, ये हर साल ही होता है। इस साल 41वां वर्ष है। एक लाइन का आपको अगर याद रखना हो तो यहाँ पर हर आर्टिकल में किसान वर्ष की बात भी सरकार कर रही है। तो ये है। अगला हमारे काम का नहीं है, लेकिन एक लाइन के लिए काम का मतलब होता है ना कि कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। शीतकालीन ओलंपिक 2026 के कारण चर्चा में रहा मिलान किस देश में? अभी मिलान में हो रहा है, इटली में। तो अभी विंटर ओलंपिक मिलान जो है वो, कॉर्टिना जो है वो 2026, ये दो शहर हैं जहां पर विंटर ओलंपिक्स का आयोजन किया जा रहा है। हम ऐसे भी विंटर ओलंपिक में बहुत अच्छा कुछ कर नहीं पाए, या हमारा विंटर ओलंपिक में कोई कंट्रीब्यूशन तो रहता नहीं, तो विंटर ओलंपिक के क्वेश्चन हमसे जोड़कर कभी बनते भी नहीं। तो इसलिए ये हमारे लिए केवल इतना याद रखना है कि हाँ यार, विंटर ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? तो मिलान में हुआ। बस ये इतना अपने लिए काम का है, बाकी और कुछ काम का नहीं। अब मान के चलो कोई करंट अफेयर्स कैसे सब्जेक्ट से जुड़ता है, आप में से कोई पीएससी का इंटरव्यू दे रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, सोशलॉजी का इंटरव्यू दे रहा है। जैसे ही आप कैमरे में गए, उसने आपसे पूछ लिया कि यार आंध्रे बेटे इले के बारे में, सपोज मान के चलो आज ही आपका इंटरव्यू है, और आज ही कोई जगह कहा जाए जो आपका बोर्ड मेंबर है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और उसमें आंद्रे बैटे इले के बारे में एक आर्टिकल छपा जो नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पर, कि समाज शास्त्री आंद्रे बैटे इले का 51 वर्ष की उम्र में निधन, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर कई किताब लिखे, ऐसा रहा सफर। एक बड़ा आर्टिकल आया, उसने दिमाग लगा लिया कि आज सोशलॉजी के स्टूडेंट का है। उसने उठा के पूछ लिया कि क्या आप आंध्र पटेले के बारे में जानते हो? आपने कह दिया हाँ सर। अब आपसे कोई पूछ ले, कोई एक स्टेटमेंट बताओ, समाजशास्त्र में किस क्षेत्र में उनका योगदान है, क्या कुटुंब में योगदान है, कि कहाँ योगदान है? अब आप कह रहे साला मैंने सोशलॉजी पूरा पढ़ लिया, मुझे वो चीज नहीं मिली जो उसने पूछ ली। तो कई बार क्या होता है ना, जो करंट के टॉपिक होते हैं वो सब्जेक्ट के अंदर धस जाते जाके, और वो ऐसा परेशान करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए चीजों को इस नजरिए से भी पढ़िए कि वो एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। अभी उनका निधन हो गया 91 की एज में, इसलिए उनसे कोई क्वेश्चन हमसे बन सकता है। फरवरी 2026 में भारत की यात्रा पर आए पैट्रिक हार्मनी किस देश के, जगह कहा जाए, राष्ट्रपति? तो ये सेशल्स के क्यों हैं? अभी इसके सेकंड वाला जो पार्ट आएगा, तो 26 जनवरी पे जो हमारे दो अतिथि, मैंने दो पार्ट मैंने बोला ना कि एक पार्ट आ जाएगा और एक पार्ट अभी एक दिन छोड़ के आएगा, उसमें मैं 26 जनवरी वाला भी बताऊंगा आपको, कि हमने कैसे यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन जो अगर कहा जाए काउंसिल्स को बुलाया। क्लैश वहीं होते हैं क्वेश्चन। आपसे पूछ लिया कि पैट्रिक हार्मनी का संबंध है, आप पता चले यूरोपियन यूनियन मारे हैं, क्योंकि लगभग आसपास ही है। फरवरी में आए, आपको दिख रहा होगा सेशेल्स के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा 5 से 10 फरवरी, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यही अभी हम जब 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस वाला पढ़ेंगे अगले में, मैंने इस बारे में कुछ मिक्स करके बनाया ये पेपर में, दोनों के बीच में मिक्स करके बनाया। कुछ जो अगर कहा जाए अभी इसमें जनवरी के हैं, कुछ फरवरी के टॉपिक हैं, इसीलिए। हाल ही में चर्चा में रहा सक्रिय ज्वालामुखी फ्यूगो किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला। अंदर नहीं जाना है, कुछ मेहनत नहीं करना है। हाँ, कभी ज्योग्राफी का कोई टॉपिक होता है तो प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि कोई चीज अगर एक्टिव जो है तो वहां पर एक है कि ज्वालामुखी हम लोग पढ़ रहे, रिंग ऑफ फायर रटा हुआ है, वो साल भरी जो अगर कहा जाए ज्वालामुखी धधक रहा है वहां पे, तो रिंग ऑफ फायर में तो साल भरी जो अगर कहा जाए कुछ ना कुछ होता रहता है, क्योंकि वो एक्टिव ज्वालामुखी का बड़ा गढ़ है। लेकिन हाल फिलहाल में अगर कहीं कुछ ऐसी घटना घट गई तब ये न्यूज में आ गया। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है। अगला 2026 के पद्मश्री से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों के संबंध में, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, 9 खिलाड़ी इसमें हैं। फील्ड सहित याद रखिएगा, चार तो मैंने ले लिए, और इसमें मेरा जितना दिमाग जा रहा है ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। हालांकि कौन सी जगह कहा जाए सही सुमलित नहीं है वो वाला, ये नहीं है यहाँ पर, है ना। भगवान दास रायगुआर जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, बुंदेली युद्ध कला या मार्शल आर्ट, तो उससे संबंधित तो गलत तो ये है। पर आएगा कौन सा क्वेश्चन है, वो ये वाला आएगा। क्यों आएगा पहले तो समझिए। देखिए, ये 9 खिलाड़ी वो हैं जिनको हमने
स्पोर्ट के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया, जैसे सविता पुनिया, रोहित शर्मा, बलदेव सिंह, ये आपको जो अगर कहा जाए दिख रहे हैं। इस पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सबसे नीचे व्लादिमीर वाला। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो एक तो भारत के नहीं है, पहला, यानी जॉर्जिया के हैं। दूसरा, उनको मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वो एक जाने माने कुश्ती के यानी रेसलिंग के कोच थे। भारत के कुश्ती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में, भारतीय जो अगर कहा जाए पहलवानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। इसीलिए मुझे लगता है कि उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको आ सकता है। और जितना मेरा दिमाग चल रहा है तो आपको आर्टिकल ही आएगा। ठीक है, मतलब वो पूछेगा कि इनका संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है। इस अभी आप खुद सोचिए। तो जितने सारे जो आपको दिख रहे होंगे ना ये आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, अगर आप हिंदी कर लोगे, हिंदी में भी ढेरों आर्टिकल मिलेंगे। क्यों मिलेंगे आप समझ गए? क्योंकि दो कारण है ना, दुनिया से विदा हो गया हरियाणवी लाडू, जिसने जो अगर कहा जाए सरपरस्तित्व में ये जो है। तो व्लादिमीर जो है वो मैलेश्वरी 2003 में भारतीय कुश्ती को नई दिशा दी और कई ओलंपिक पदक विजेताओं को तैयार किया। भारतीय कुश्ती पर अब यानी इनमें से कोई भी आर्टिकल अगर हम पढ़ें तो हमें वो पूरी स्टोरी समझ पड़ती है कि भारतीय कुश्ती को अपना जीवन समर्पित करने वाला और 4 ओलंपिक पदक विजेता तैयार करने वाला जॉर्जियाई कोच का निधन हो गया। निधन होने के बाद हमने, अभी निधन तो ठीक है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये कब का आर्टिकल है? 24 जून 2025 का। अब हमने उनको पद्मश्री दे दिया। ठीक है, अब हमने पद्मश्री दे दिया तो और ज्यादा अगर कहा जाए, ये न्यूज के अंदर आर्टिकल आ गया। अब यही क्वेश्चन का नेचर होता है कि क्वेश्चन किस अप्रोच से बन रहा है। तो ये अभी आप इसको आंख बंद करके आईएमपी करके रख लेना, आएगा ही आएगा क्वेश्चन। मतलब इसकी अपनी एक वेटेज है, अब कैसे पूछेगा वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पूछेगा क्वेश्चन, वो एग्जाम वाला जरूर पूछेगा। फिर अगले के ऊपर आ जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे भगवान बुद्ध के पवित्र रस्ते, ठीक है, देवनी मोरी कहाँ से प्राप्त हुए? अभी देखो, देवनी मोरी जो अगर कहा जाए अवशेष हमने श्रीलंका भेजे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी सुधारे। हम इतना तो सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि श्रीलंका के अंदर सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है वो बुद्धिस्ट है। हालांकि वहां पर बुद्धिस्ट को मानने वालों को बुद्धिस्ट नहीं कहा जाता, वहां पर उनको हम लोग सिंहली बोलते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अगर आप जापान चले जाओ तो जापान में बौद्ध धर्म को मानने वालों को जो है वो बुद्धिस्ट नहीं कहा जाता है, वहां पर जैन कहते हैं। जैन, ZEN। जैसे वो पहले मारुति की एक कार आती थी ना जापान की, जैन, शांति वाली, जैन करके जो अगर कहा जाए, वो जो ZEN है वो जापान का बुद्धिज्म है। कभी आप इंटरनेट पे नहीं तो ZEN टाइप करिएगा, ZEN रिलीजन, तो आपको जो अगर कहा जाए वहां जापान की कहानी मिलेगी। तो देवनी मोरी नाम की जो आर्कोलॉजिकल साइट है वो अरावली डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात। और इस आर्कोलॉजिकल साइट पर, ये जो आर्कोलॉजिकल साइट है, यहाँ से महात्मा बुद्ध के कुछ अवशेष मिले थे, यहाँ पर पवित्र जो अगर कहा जाए। तो इनको अब यहाँ पर अब प्रश्न करता, अगर मान के चलो यूपीएससी का पेपर हो रहा है इस साल और उसने पूछा कि भगवान बुद्ध के पवित्र से देवनी मोरी कहाँ से प्राप्त है। अब हमारा दिमाग जाएगा या तो उत्तर प्रदेश, या तो जाएगा बिहार, या तो जाएगा नेपाल। वहीं कहीं आसपास घूमेगा। हम महात्मा बुद्ध को कभी गुजरात लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी गुजरात की कोई यात्रा खींची नहीं। तो हम उसको लिंक, मतलब जैसे कितने तुक्का बिठाना कैसे करोगे, बड़ा कठिन है। तो गुजरात से ये अवशेष जो है वो प्राप्त हुए थे। और अभी जो अगर कहा जाए इनको श्रीलंका भेजने के कारण ये न्यूज में है, तो आपको दिख रहा होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोलंबो के पवित्र गंगा रामाया मंदिर में पवित्र दीवानी मोरी अवशेषों की प्रदर्शनी के उद्घाटन करने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति महामहिम श्री अनुरा कुमार दिशानायके के प्रति आभार व्यक्त किया। इससे हमारे संबंध उनसे जो अगर कहा जाए सुधरेंगे। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि भगवान बुद्ध की करुणा, शांति, सद्भावना और शाश्वत संदेश मानवता के लिए जो भी बात कर रहा है उससे श्रीलंका भी इस चीज को समझेगा। इस बहाने एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि कहाँ भेजे, दूसरा क्वेश्चन हो गया कि कहाँ से मिले। तो वहां जहां से मिले वो क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला है SFDR टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बनने वाला क्वेश्चन है, तो आंसर इज मिसाइल। अब आप कहोगे कि ये मिसाइल की क्या कहानी है, तो पहले तो समझ लो, देखो ध्यान से समझो। जब हम किसी मिसाइल को लॉन्च करते हैं, कोई भी मिसाइल आपने कभी देखी होगी, मिसाइल का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है
जिसमें वो वेपन लेके चलती है, उसको बोलते हैं वॉर हेड। ठीक है, उसको वॉर हेड कहा जाता है। लेकिन मिसाइल का सबसे वजनी जो हिस्सा होता है वो उसके नीचे का बूस्टर होता है जो जलता है, यानी जो रॉकेट उसके साथ अटैच है वो जलता है। कारण ये है कि उसमें हम या तो लिक्विड या तो सॉलिड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यूज उसको फ्यूल के रूप में करते हैं। कोई भी चीज में कंबंसन बिना ऑक्सीजन के तो होना नहीं है, आप जानते हैं। हमारी बॉडी में भी कंबंसन जो हो रहा है इस समय, ऑक्सीजन की जरूरत तो है। आप रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन ले ही रहे हो अपने। हाँ, हालांकि बिना ऑक्सीजन के भी काम होता है हमारे शरीर में, ये ध्यान रखिएगा ना, लैक्टिक एसिड जो टूटता है उसमें। तो क्या अब इसमें क्या कहानी है कि उनको लगा कि हमारी मिसाइल का वजन काफी बढ़ जाता है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन भी भेजना पड़ रहा है लिक्विड फॉर्म में उसके साथ जलाने के लिए। क्या करें? क्या ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए कि ऑक्सीजन वो एटमोसफेयर से ले ले, सक कर ले, जैसे खींच ले, जैसे आपकी गाड़ी में आप पेट्रोल डाल रहे हो, ऑक्सीजन एटमोसफेयर से ले रही है। तो वजन हमारा कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा तो वॉर हेड हमारा बढ़ जाएगा। प्लस उसकी दूरी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन का जो फ्यूल में जो कंजम्पशन हो रहा था वो बच जाएगा। इस प्रकार SFDR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें वो उड़ान के दौरान हवा से ऑक्सीजन खींच लेती है। मिसाइल जाने भारत के लिए क्यों बड़ी उपलब्धि, इससे ना केवल हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारी रेंज बढ़ेगी, बल्कि हमारे जो वॉर हेड ले जाने की क्षमता है वो भी काफी जो है बढ़ जाएगी। इस नजरिए से ये क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ सकता है। अब वो कैसे पूछेगा वो तो मुझे नहीं मालूम है, वो पूछ सकता है। अगला है, यूकी भाभरी का संबंध किस खेल से है? वन लाइन का है। ठीक है, कोई ज्यादा अंदर नहीं जाना है, टेनिस केवल एक लाइन का है ना। यूकी भाभरी ने रचा इतिहास, टेनिस रैंकिंग में मारी जोरदार उछाल, रोहन बोपन्ना के स्पेशल क्लब में शामिल। एक लाइन में याद कर लो, ये एक लाइन वाले कुछ क्वेश्चन एक लाइन वाले होते हैं। लगभग एक वर्ष के राष्ट्रपति शासन के बाद युमनाम खेमचंद को किस राज्य का मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाएगी? देखो ये क्वेश्चन साल भर तो नहीं आएगा, लेकिन हाल फिलहाल में फरवरी मार्च अप्रैल मई में अगर कोई एग्जाम है आपका, यानी अगले 4 या 5 महीने में, तब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके पीछे का कारण है कि लगभग एक साल के प्रेसिडेंट रूल के बाद मणिपुर में स्थिति सामान्य हुई, हालांकि अभी भी बहुत सामान्य तो नहीं है, और वहां पर युमनाम खेमचंद को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसी स्थिति में प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में खेमचंद किस राज्य के जो अगर कहा जाए चीफ मिनिस्टर बनाए गए। तो दिख रहा है मणिपुर, खेमचंद नए सीएम बने डिप्टी सीएम के रूप में दिल्ली से, जो अगर कहा जाए डैश डैश डैश, वो हमारे लिए कोई इतना काम का जो है वो नहीं है। तो ये ठीक है, योमनाम खेमचंद कौन है जिन्होंने मणिपुर के लिए, तो बस इतना ही अपने को याद रखना है, और इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत हमको नहीं है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट है। 90 वर्ष की आयु में दलाई लामा को ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आध्यात्म, संगीत, राजनीति, उपरोक्त सभी। वैसे तो ज्यादातर बच्चे जो कि PSC या किसी इस तरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको ये जानकारी रहती है कि यार ग्रैमी तो जो है वो म्यूजिक इंडस्ट्री में दिया जाने वाला जाना माना अवार्ड है। हमारे यहाँ से चाहे पंडित रविशंकर की बात करो, चाहे पंडित उस्ताद जाकिर हुसैन की बात करो, विक्कू विनायकम की बात करो, A R रहमान की बात करो, ऐसी कई जानी मानी हस्ती को ग्रैमी अवार्ड दिया जा चुका है। लेकिन दलाई लामा तो स्पिरिचुअल गुरु है, तो हमारा दिमाग कनेक्ट नहीं होता। इसलिए कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो है वो क्लैश करता है दिमाग में एग्जाम हॉल में। तो इस उत्तर को समझने के लिए हम सबसे पहले तो दो, अगर आप MP के हो तो यहाँ पर ये काम का है आपके। ग्वालियर के दिग्गज संगीतकार और सरोद वादक अमजद अली खां, आपको मालूम होगा कि अमजद अली खां का जन्म, सरोद की बहुत बड़ी हस्ती है, उनका जन्म तो ग्वालियर में ही हुआ। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व वाला। और उनके बेटे अमान और अयान के संगीत पर दलाई लामा ने एल्बम में अपनी आवाज दी। यानी इस एल्बम में, जिस एल्बम की हम बात कर रहे हैं, उसका म्यूजिक जो है वो दिया है अमजद अली खान ने, जो हिंदुस्तान के एक बहुत ही जाने माने सरोद वादक हैं। और वो जगह कहा जाए मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हैं, यानी उनका जन्म ग्वालियर में हुआ। तो नीचे लिखा है कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में 68th ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत हुई। इसमें तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने पहली बार ग्रैमी अवार्ड जीता। उन्हें यह पुरस्कार बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन व स्टोरी टेलिंग कैटेगरी में मिला। उन्होंने अमेरिका सुप्रीम कोर्ट जज डस 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 रहा, सितार वादक। बाकी तो जो अगर कहा जाए कि हमारे लिए कोई काम का नहीं है इतना। तो ये एक आपको याद रखना है कि दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया।
दूसरा, एक और जो इम्पोर्टेंट बात आपको समझ पड़ी कि इस पूरी कहानी में उस्ताद अमजद अली खां का नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक जाने माने सरोद वादक हैं और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंधित हैं। तो जैसे मैंने बोला ना कि आपका जो अगर कहा जाए कि रिवीजन जो अगर कहा जाए कैसे होता है, तो ये तरीका ही जो अगर कहा जाए ऐसा है कि आपने आज अभी आप खुद अपने आप से मतलब क्या बोलते हैं, सोचिए कि कितनों को याद है, अगर किसी आप किसी दोस्त से पूछे यार उस्ताद जो है वो अमजद अली खान का नाम सुना है सरोद वाले, वो क्या कहाँ से थे, मध्य प्रदेश के, आप कंफ्यूज हो गए कि मध्य प्रदेश से थे तो कहाँ से थे। ठीक है, ये कंफ्यूजन जो अगर कहा जाए एग्जाम हॉल में हमको परेशान करता है, उस कंफ्यूजन को दूर करने का ये तरीका है। और ऐसे भी आपको मालूम होगा कि ग्वालियर, हमारा ग्वालियर घराना ख्याल गायकी में तो हिंदुस्तान की जो सबसे प्रसिद्ध जगह कहा जाए कि घराने हैं उनमें से एक रहा, और उसकी अपनी जगह कहा जाए एक बड़ी जो है वो भूमिका रही। तो कई जानी मानी हस्तियां जो है वो अगर कहा जाए ग्वालियर घराने से मिली। वो तो अभी हमारे काम का नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए काम का है। अगले पे आते हैं, वॉशिंगटन पी, ठीक है, ऐसे ब्रॉन्ज खिताब जीतकर चर्चा में आई आनंद सिंह का संबंध किस खेल से, स्क्वैश, एक लाइन का क्वेश्चन, केवल स्पोर्ट का नाम याद रखना बाकी, और कुछ शानदार चैंपियन, विरासत को मिला खेल, पीवी सिंधु से ली प्रेरणा, कौन है अमेरिका इतिहास रचने वाली, अनहद सिंह। तो दिल्ली की 17 वर्षीय जो है वो स्क्वैश जो अगर कहा जाए यहाँ पर है ना, तो स्क्वैश बस याद रखिए, बाकी कुछ याद करने की जरूरत जो है वो नहीं। अगला क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि आपको पूछ सकता है, हाल ही में कौन से देश में महात्मा गांधी की 420 किलोग्राम की, कई जगह 420 लिखा, कई जगह 428 लिखा, अप्रोक्स हम 420 ही मान, कांस्य प्रतिमा चोरी हो गई, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क अमेरिका, लिवरपूल ब्रिटेन। तो आंसर है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन देखा ना, ऑस्ट्रेलिया में चोरी हुई, मेल ऑस्ट्रेलिया में चोरों ने मेलबर्न से 420 किलोग्राम की गांधी जी की प्रतिमा चुराई, जड़ से उखाड़ लेगा, यहाँ 426। तो ये थोड़ा वेट इधर उधर आ रहा है सब जगह, बट अप्रोक्स 400 किलो से तो ऊपर ही। अब प्रश्न क्या होता है ना, उलझ कहाँ जाता है, अब यहाँ से अपन ने पढ़ लिया, ठीक है, तो हमको याद आ गया क्या, मेलबर्न नहीं पढ़ा होता तो हमारा दिमाग केवल और केवल दक्षिण अफ्रीका जाके घूमता, क्योंकि हमको लगता है कि यार गांधी जी तो दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे तो जो कहानी है वो भी दक्षिण अफ्रीका से ही जुड़ी होगी। तो उस तरह से जो है वो प्रश्न जो है वो उलझा देता है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बड़ा वेटेज तो नहीं बनाते एग्जाम, लेकिन सरप्राइजिंग क्वेश्चन के डेफिनेशन में आते हैं कि अचानक पंच हो जाते हैं, लगा पेपर सेटर को यार पूछ लूं। ठीक है, क्योंकि भारत के बाहर भी चोरियां हो रही, बताओ, उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया में भी जो अगर हमारे यहाँ होती तो और ज्यादा हो हल्ला हो जाता, वहां तो इतना नहीं हुआ होगा, हमारे यहाँ तो काफी जबरदस्त हो हल्ला हो जाता। हेवन वन निम्न में से क्या है, तो फ्यूचर के लिए क्वेश्चन है, दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, अभी ये तैयार हो रहा है, 2027 में जाएगा, पर न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल में अभी छप रहा है, इसलिए इसको करंट अफेयर्स में जगह दी गई कि हेवन वन दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन 2027 में लॉन्च होगा। देखिए क्या है, स्पेस स्टेशन की प्रक्रिया है ना, अंतरिक्ष में जो शटल जाते हैं, जैसे हम भी अभी गगनयान का सोच रहे हैं, वो जाके वहां पर अटैच हो जाते हैं एक स्टेशन से, और वहां अंतरिक्ष यात्री कुछ समय तक के लिए रिसर्च करते हैं, कई जानी मानी हस्तियां इससे जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह का जो पहला अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया था वो था मीर, MIR, मीर, मीर का मतलब ये होता है शांति, ये सोवियत यूनियन का स्पेस स्टेशन था, उसके नाम में मीर की स्पेलिंग आप MIA ही लिखिएगा, MIR, मीर। ठीक है, जैसे कर कोई पूछे इसके आगे आप स्टेशन कर दीजिएगा, तो आपको जो है वो मिल जाएगा, ये मीर, ये है मीर। मीर वॉज द स्पेस स्टेशन, ये पहला ऐसे स्पेस स्टेशन था, ठीक है, फर्स्ट बाय द सोवियत यूनियन यहाँ। बाद में इसको देखा देखी ही जो अगर कहा जाए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खड़ा करा अमेरिका के प्रयास से, आज उसी क्रम में हम निजी स्पेस स्टेशन यानी प्राइवेट स्पेस स्टेशन की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं। हाल ही में SP वेंकटेश का निधन हो गया, उनका संबंध संगीत निर्देशन, हमारे लिए इतना काम का नहीं है, लेकिन मलयालम फिल्म फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। तो कई बार वैसे तो नहीं आता, पर मैच द कॉलम में किसी ने पूछ लिया तो कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए जो अगर कहा जाए तो SP वेंकटेश, 70 साल की उम्र में आखिरी सांस, इस वजह से संगीत निर्देशन की हुई मुझ, बाकी हमारे कोई काम का नहीं है, लेकिन इतना हमको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको आएगा, आप कॉपी में IMP करके लिख लेना कि गणतंत्र दिवस परेड में 147 पुरुष जवानों के दस्ते का
लाइन को फोकस कीजिएगा। 147 पुरुष जवानों के दस्ते का नेतृत्व करने वाली सीआरपीएफ की पहली महिला अधिकारी कौन? स्क्रीन तो गणतंत्र दिवस परेड पर सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला 147 पुरुष जवानों के दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। सीआरपीएफ के इतिहास में ये पहली बार है। 2019 में लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी ने ऑल मैन आर्मी सर्विस कॉर्प्स के दस्ते को लीड किया था। वहीं 2020 में कैप्टन तानिया शेरगिल ने आर्मी डे पर ऑल मेल दस्ता लीड किया था। ये सब न्यूज़ में है, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है सिमरन बाला। नाम असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला। ये क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। बाकी तो रिपब्लिक डे परेड से जुड़ी कुछ और जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने 50-50 कर दिए। नेक्स्ट वीक वाला जो भी इसके साथ अभी पार्ट 2 बनाऊंगा, उस पार्ट 2 के अंदर मैं जो है वो डालूंगा, उसमें आपके हो जाएंगे। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहली बार बैक्टीरियन ऊंट को शामिल किया गया। भारत में ये प्रजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? अब क्या होता है, जैसे क्वेश्चन गलत क्यों, एक तो ये नुब्रा वैली में पाई जाती है, दो कुबड़ वाला ऊंट होता है ये। होता क्या है, जैसे बैक्टीरियन देख लिया, अब बैक्टीरियन एम्पायर गए तो अपन इधर चले गए, पाकिस्तान से ऊपर वाला जो मालूम होगा ना कि जब यहाँ पर अलेक्जेंडर ने अटैक किया, आक्रमण किया, कॉन्क्वेस्ट हुआ यहाँ पर, तो उसके बाद जब वो यहाँ से लौटा तो उसने अपना पूरा एम्पायर अपने सेनापति को दे दिया, जिसमें से सेल्यूकस निकेटर एक जाना माना उसका जो है वो कहा जाए कमांडर था। बाद में उसी का एक हिस्सा सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना के विवाह में चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। उस समय भारत में एक एम्पायर खड़ा हुआ जिसको जो अगर कहा जाए इंडो बैक्टीरियन एम्पायर कहते हैं, हिंद यूनानी साम्राज्य भी कहा जाता है। उस बेल्ट को अगर लिंक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये एग्जैक्टली अपने आप में लद्दाख में दो कुबड़ वाला ऊंट गणतंत्र दिवस में पहली बार परेड में शामिल होगा, इसके बारे में कुछ। तो दो कुबड़ वाला बैक्टीरियन ऊंट, जिसे वैज्ञानिक रूप से कैमेलस बैक्टीरियनस नाम से जाना जाता है, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी जीव है। ठीक है, काफी लंबे समय, क्योंकि दो कुबड़ है। अभी एक और चीज याद रखिएगा, ऊंट की जो कुबड़ होती है उसमें पानी नहीं होता, और ऊंट अपने शरीर में पानी को स्टोर करके नहीं रख सकता। जैसे कई लोगों को ये भ्रम है कि ऊंट अपने शरीर में बहुत सारा पानी स्टोर करके रखता है, बेबुनियादी बात है। ऊंट अपनी कुबड़ में ऊर्जा स्टोर करके रखता है, उसी के अंदर जो है वो फैट के साथ पानी होता है। नहीं तो जैसे पूछे कि ऊंट की कुबड़ में कितना पानी होता है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बहुत विपरीत परिस्थिति में रह सकते हैं। दो कुबड़ वाला ऊंट है, परेड में पहली बार दिखे लद्दाख के बैक्टीरियन ऊंट, इसीलिए क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपसे बन सकता है, यानी इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो कभी जैसे ये क्वेश्चन आते कहाँ है, यूपीएससी में, एमबीपीएससी में, कि भारत में जो है वो बैक्टीरियन ऊंट कहाँ पाए जाते हैं। अब पता चले जो है वो राजस्थान मारे आए। ठीक है, आपको जो है वो लगा कि यार बैक्टीरिया, अब वो बैक्टीरियन को नहीं समझा कि वो बैक्टीरियन जो अगर कहा जाए ऊंट की क्या कहानी क्या है, तो वो यहाँ पर है। तो दो कुबड़ वाला ऊंट होता है, ये आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बनेंगे। तो आज के सेम क्वेश्चन जो है वो वीडियो अभी आपको एक दिन छोड़ के आएगा, उसमें यहाँ पे पार्ट बी लिखा होगा, जिससे कि 23 तारीख से 5 फरवरी तक का पूरा आपका जो है वो एक साथ कवर हो जाएगा। तो दो वीडियो हैं, अच्छी उन्नति कीजिए। थोड़ा सा मैं माफी मांगता हूँ कि कुछ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के कारण ये टाइम पे नहीं बना वीडियो, बनना तो ये 4 दिन पहले था, 4-5 दिन पहले, लेकिन बन नहीं पाया। तो अभी बना दिया, और वो जो गैप है उसको भी मैं खत्म कर दे रहा हूँ। यानी अभी आज 7 तारीख है, तो 8 या 9 तारीख में भी, 8 तारीख को कल ही आपको दूसरा पार्ट भी आ जाएगा, तो वहां से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खूब उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए।